हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ट्रिनिटी के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग प्रश्नों की बौछार श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें 110 प्लस प्रश्नों की गारंटी दी गई है आपको कि जो भी ऐप पे क्लासेस चलेंगी और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आने वाले 40 से 50 दिनों में, उसमें से आपको 110 प्लस क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो यूट्यूब पे लेक्चर चल रहे हैं, ये PYQ के डिस्कशन चल रहे हैं, तो ओवरऑल समरी देते हुए, एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पीछे हमने पॉलिटी के सेक्शन में काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। पार्लियामेंट हुआ है रिसेंटली, जो लास्ट लेक्चर था। आज हम सुप्रीम कोर्ट पे चलेंगे। तो जो सीरीज, जो जिस तरह से आपके क्वेश्चंस बैंक बनाए गए हैं, उसी वे में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टुडे वी स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट। ओके, लेट्स गो। द सुप्रीम कोर्ट, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दे कि भारत में जो, देखो, गवर्नमेंट के हम तीन ऑर्गन्स बनाते हैं। तो गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स बनते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में अब हम डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट प्लस PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीनों ऑर्गन जब मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। और ये जो तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग किया गया है, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और इसको दिया था फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू ने। और सबसे पहले ये लागू हुआ था US में। भारत में जो है जुडिशियल सिस्टम, वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सर्वोच्च बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हर राज्य की हाई कोर्ट्स, और फिर ये लोअर कोर्ट्स। क्लियर हो गया? तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम जो ये है, ये जजों के अपॉइंटमेंट के लिए बनता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। क्लियर हो गया? The Supreme Court Collegium is a 5-member body which is headed by the incumbent Chief Justice of India and the comprise 4 other senior judges of the court at the time। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, The Parliament by law has evolved the collegium system। तीसरा है, नहीं, ये जुडिशियल पार्लियामेंट के लॉ से नहीं है, ये जुडिशरी ने खुद डेवलप किया है, तो इसलिए गलत है। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम। बिल्कुल सही है। द कोलेजियम सिस्टम वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 बाय जस्टिस PN भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जज केस। नहीं, ये भी गलत है। PN भगवती जो है वो फेमस है PIL के लिए। PN भगवती का जो मामला है, PIL पे जब ये डिस्कस करते हैं तो PIL के इनिशिएटर माने जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्लियर हो गया? तो ये इसका आंसर होगा 1 और 3।
जजेज के अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम सिस्टम है, जो जुडिशरी का अपना इंटरनल प्रोसेस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होते हैं और अदर सीनियर जजेज होते हैं। 4 जज होते हैं, 1 चीफ जस्टिस होता है, 5 मेंबर बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल कोर्ट, नन ऑफ द अबव, मोर देन द अबव। ये जो है अब इस क्वेश्चन को 2021 के बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कोर्ट भी है और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मेरे हिसाब से आंसर है ई। हालांकि बुक्स में जो दिया है वो दिया है क्या कहते हैं, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो 73 के एक्ट में भी पढ़ते हैं कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्रिएट हुई बाय द एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1973, क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो 1935 के एक्ट से बना। तो 1935 के एक्ट की ही लीगेसी है हमारी। इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935, यहाँ इसको फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13, जुडिशियल रिव्यू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। कोलेजियम सिस्टम बिल्कुल है, जजेज अपॉइंटमेंट के लिए, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल और सिविल मैटर फाइनली अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 124, 123, नहीं 123 तो ऑर्डिनेंस है, ध्यान नहीं आ रहा है। मोर देन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, आंसर है इसका मोर देन अबव। लिख लीजिए, कोलेजियम सिस्टम के आगे नोट कर लीजिए, जजेज रिक्रूटमेंट या जजेज अपॉइंटमेंट और अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन मतलब ऑल क्रिमिनल एंड सिविल अपील। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कि कुछ मामले केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इनिशिएट किए जा सकते हैं, जैसे इफ देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स दैट मैटर हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया, 2 और मोर देन 2 स्टेट्स या सेंटर और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इसका केशवानंद भारती केस इसका आंसर है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने कब इवोल्व किया था, तो इसको केशवानंद भारती मामले में वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इवोल्व किया था। अगर ये क्वेश्चन एक और तरीके से बनता है कि सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच कब बनी थी, तो अब तक का सबसे लैंडमार्क डिसीजन है ये, लैंडमार्क डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और क्या है वो डिसीजन, 13 जजेज बेंच। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी बेंच किस मामले में बनी थी। और बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा ये संविधान के संशोधन से जुड़ी हुई शक्ति को बताता है। और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर पे प्री में और मेंस में दोनों में एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली मान के चलिए रहता ही रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संख्या क्या निर्धारित की गई है? अब देखो वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में 33+1 जजेज पार्लियामेंट के लॉ से बना हुआ है। और जब स्टार्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट तो जो ये नंबर दिया गया था वो 1+8 दिया गया था। 1+8 CJI एंड अदर जजेज, और टाइम पे ये संख्या बढ़ाई जाती है। सबसे खास बात ये है जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है इसको कौन बढ़ाता है? इसको पार्लियामेंट बढ़ाता है। बाई एक्ट। अगर यही क्वेश्चन पलट के पूछ दे कि हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या राष्ट्रपति बढ़ाता है। क्लियर है? और प्रेजेंट में जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वो 33+1 है, 1 CJI और 33 अदर जजेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। भारत में न्यायिक प्रक्रिया निर्भर करती है द कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ, कन्वेंशंस, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, नन ऑफ द अबव, मोर देन द अबव। अब इसमें क्या है आपको समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, द ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ ये भी मानते हैं हम, कन्वेंशंस को भी मानते हैं, और द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ इसको भी मानते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये आर्टिकल 21 जब डिस्कस करेंगे तो उसके पार्ट, पर्सन शैल नॉट फ्री फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द एस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अ पर्सन, अभी इसके पहले बोले थे, अ पर्सन शैल फ्री फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओनली बाय द एस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो ये सारे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी इसके पीछे डिस्कस कर चुके हैं चौथे या पांचवें नंबर पे इस क्वेश्चन को। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश by an act of parliament in 1950 under the Indian Independence Act 1947, under the Indian Government Act 1953, by the Indian Constitution। कोई डाउट ही नहीं है, आर्टिकल 124। नेक्स्ट, of the following statement which one is not correct। क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, सही है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, ये भी अभी आपको चार्ट बना के बताए थे ऐसे। एपेक्स बॉडी सुप्रीम कोर्ट, फिर हर स्टेट के हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट ऑफ मार्शल। Supreme Court can hear from any high court tribunals as well as from the court of martial। अब यहाँ पे फंस रहा है मामला कि कोर्ट मार्शल की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है या नहीं। दिमाग लगाइए आप लोग। बताइए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है या नहीं, यही है मार्शल कोर्ट की। देखो पहले 2007 में
2007 में कोर्ट ऑफ मार्शल ट्रिब्यूनल बना है और इसके अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है, सॉरी की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा सी, ये उल्टा बोल गया, कैन हियर फ्रॉम ओनली हाई ट्रिब्यूनल्स एज वेल एज फ्रॉम द कोर्ट मार्शल। सुप्रीम कोर्ट कैन बी हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट कोर्ट ऑफ मार्शल। कोर्ट ऑफ मार्शल के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस हैं अलग से जो कोर्ट ऑफ मार्शल्स में आपको नोट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी ये क्वेश्चन में पीछे डिस्कस किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज के नंबर को इंक्रीज करना है तो कौन करेगा? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय एन एक्ट, ठीक है। और अगर यहीं पे इस क्वेश्चन को बदल दे और सुप्रीम कोर्ट की बजाय लिख दे हाई कोर्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, हाई कोर्ट, तो यहां पे हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 1+8 जजेज स्टार्टिंग में रखे गए थे, अब धीरे धीरे इनके नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं और प्रेजेंट में ये नंबर हो गए कितने? 33+1। तो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज नंबर है टोटल देयर इज 34 जजेज इन सुप्रीम कोर्ट, बट राइट नाउ ऑन पोस्टिंग देयर इज 32 जजेज इन सुप्रीम कोर्ट, 2 सीट्स आर वैकेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, Who appoints the judges of Supreme Court of India? आप ही लोग बताइए, बार बार बता चुका हूं, इसमें कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस तरह के कोई भी अपॉइंटमेंट जजेज ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, देयर इज ओनली वन अथॉरिटी हु अपॉइंट देम, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बताइए, सब फ्री के क्वेश्चन हैं। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं लगभग सब पे, लगभग मैं ये नहीं कह रहा ऑल, लगभग मतलब 95% पोस्ट पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सब पे एज लिमिट है 65, और कहीं कहीं 6 ईयर और 65 आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई बैरियर नहीं है, 65 ईयर्स ही आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, a judge of the Supreme Court may resign his office by writing to। अब देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो अपॉइंट करेगा रिजाइन भी उसी के पास सेंड किया जाएगा। तो अभी जो आपको बताया कि प्रेसिडेंट, अब पीएम को ही मान लो, पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ पीएम वांट टू गिव रिजिग्नेशन देन सबमिटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Governors appointed by President of India submitted their resignation to President of India. Supreme Court judges appointed by the President, so they submitted their report to resignation report to President of India. Next question. अब भी इसको मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो शुरुआत होती है वो कौन करता है? पीएन भगवती, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो पीएन भागवती जी ने ये दिया है। अब ये पूछ रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल, कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट कहाँ ओरिजिनेट हुआ है। देखो, हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम मतलब ये बात कर रहा है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है, तो वहाँ पे जुडिशरी का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी पीआईएल है, आज के देश में लगभग हर देश में पीआईएल है, लेकिन कहने का मतलब है कि भारत ने कहां से लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट, अच्छा सॉरी ये पूछ रहा है ओरिजिनेटेड, शुरू कहां से हुआ है। अब पीआईएल आज के डेट में हमारी भी डिवाइस है, लेकिन जो शुरुआत होती है पीआईएल की वो अमेरिका से होती है, और इसको शुरू करते हैं भारत में। ये भी क्वेश्चन बनता है यहीं पे, पीएन भगवती। अ सिंपल पोस्ट कार्ड कैन एक्सेप्टेड एज अ पीआईएल, ये स्टेटमेंट दिया गया था पीएन भगवती के द्वारा। होता क्या है, यहां एक शब्द आता है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब ये है कि देखो कोर्ट किसी के पास नहीं आता है, अगर आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है, आपके अधिकारों का हनन हुआ है या कोई शिकायत है, तो आप न्यायालय के पास जाते हो अपनी बात लेके कि साहब हमारे साथ ये गलती हुई माय लॉर्ड और हमको न्याय दिया जाए। क्लियर हो गया। जैसे आप सड़क पे मारपीट कर लीजिए, पुलिस आके आपको पकड़ लेगी, क्यों? क्योंकि पुलिस के पास सुमोटो राइट है। किसी मामले पे कानून बनाना हो, संसद अपने मन से बना सकती है क्योंकि वो संसद का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका जस्टिस देने के लिए किसी के पास नहीं जाएगी। अगर आपको आवश्यकता है तो आप उस न्याय की मांग करने के लिए न्यायालय के पास जाइए कि माय लॉर्ड, मेरे साहब, मेरे भगवान, ये समस्या है। तो लोकस स्टैंडाई ये कहता है कि सुनवाई का अधिकार किसको है, तो सुनवाई का अधिकार उसको है जिसके अधिकारों को हार्म पहुंची, जिसके अधिकार प्रभावित हुए हों, उसको सुनवाई का अधिकार है। लेकिन पीआईएल के थ्रू इसी लोकस स्टैंडी को चेंज कर दिया गया और कहा गया कि सोशल जस्टिस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, इंडिविजुअल पर्सन और एनी एनजीओ कैन फाइल पीआईएल। तो आज के डेट में किसी सामाजिक मामले में कोई भी व्यक्ति इस पे पीआईएल दायर कर सकता है। और एक मूवी बनी है 2 पार्ट में, जॉली एलएलबी, उसका खेल ही शुरू होता है यही पीआईएल से। अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। जॉली एलएलबी 1, जॉली एलएलबी 2, दोनों में पीआईएल ही फाइल होता है। तो आज के डेट में जो एक शब्द और आता है जो मेंस में काम आएगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता यही लोकस स्टैंडाई को चेंज करना और पीआईएल की शक्ति जो न्यायपालिका को मिलना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाई कोर्ट। तो एक सेशन आपका खत्म होता है। द हाई कोर्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन है, यही डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपको जैसे बताया तो दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जब हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो गवर्नमेंट के हम 2 लेवल बनाते हैं। ये गवर्नमेंट के 3 आर्गन बन गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ 3 लेवल पे है। जैसे अगर 2 का एग्जाम्पल हम लें, एक तरफ आ गया यूनियन गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी वाली गवर्नमेंट, और एक तरफ आ गई बिहार गवर्नमेंट यानी कि नीतीश जी की गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो अब यहाँ लेजिस्लेचर कौन है, तो यूनियन में सबको पता है, लोकसभा, राज्यसभा। और यहाँ कौन है, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ कौन है भाई, प्रेसिडेंट प्लस पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहां कौन है भाई, गवर्नर प्लस सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और न्यायपालिका के हेड पे कौन बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट न्यायपालिका के हेड पे कौन बैठा है, तो हाई कोर्ट। इसी को हम लोग ऐसे हेरार्कियल फॉर्म में भी दिखाते हैं कि सबसे एपेक्स बॉडी जो हो गई वो हो गई सुप्रीम कोर्ट, और हर राज्य में वो हो गए हाई कोर्ट्स। अपने अपने स्टेट में हर हाई कोर्ट इक्वली पावरफुल है, और हर हाई कोर्ट के नीचे हो गया लोअर कोर्ट। अब इस लोअर कोर्ट की भी फर्दर आगे हायरार्की होती है।
मतलब इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, सेशन जज आता है, सेशन कोर्ट आता है। एक्चुअली होता क्या है कि लोअर कोर्ट में जो कानून है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक क्रिमिनल और दूसरा सिविल। ठीक है, अब क्रिमिनल कोर्ट जब होती है तो इसको हम बोलते हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट अगर बोला जा रहा है तो मतलब दंडाधिकारी कहा जाता है और यहां न्यायाधीश कहा जाता है। ऑफिस एक ही है, पद भी एक ही हो सकता है, जज भी एक ही हो, लेकिन जब वो क्रिमिनल मैटर की सुनवाई करता है तो ही पॉइंटेड आउट एज सेशन जज एंड सेशन कोर्ट, और जब वो सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। तो यहां हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर हो गया? तो हाई कोर्ट लगभग सिमिलर पावर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जितना पावरफुल सुप्रीम कोर्ट पूरे नेशन में है, उतना ही पावरफुल हाई कोर्ट अपने स्टेट में है। एट सम प्लेसेस हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू इशू रिट्स, जब फंडामेंटल राइट के सिक्योरिटी की बात आती है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, और 5 रिट्स आते हैं, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सेटरारियो एंड प्रोहिबिशन। तो ये रिट हाई कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। दूसरी बात, भारत के सभी हाई कोर्ट न्यायिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। शब्द ध्यान दीजिएगा, न्यायिक रूप से, लेकिन प्रशासनिक रूप से इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर लोअर जुडिशरी की बात करें तो लोअर जुडिशरी स्टेट की पूरी न्यायिक और प्रशासनिक दोनों रूपों में हाई कोर्ट के अधीन है। तो ये 2 जगहें ऐसी हैं जहां पे हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर निकल जाती है। क्लियर हो गया? तो स्टेट जुडिशरी का जो हेड होता है वो हाई कोर्ट होता है, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कम लोगों की पहुंच होती है या बहुत कम मामले जा पाते हैं, हाई कोर्ट तक मामला खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया, द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेज इन अ हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटीज। अब क्वेश्चन वही है कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, और कौन सा वो ऑफिस होगा जो हाई कोर्ट के जजों की संख्या की। अभी बताए थे पीछे कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं तो पार्लियामेंट आंसर होगा, और हाई कोर्ट का जज है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके जजों के संख्या का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। और अगर ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पे जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या संविधान में वर्णित है 1+8, और वैसे वर्तमान में 33+1, और समय समय पर संसद अधिनियम लाके जजों की संख्या बढ़ाती है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Which high court stated that a divorce by saying talaq 3 times is illegal? कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट। बहुत गर्म मामला है, वैसे भी ये पूछा कब है, हालांकि 39 बीपीएससी में पूछा इस सवाल को। ये आया था यूपी हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। अब तो 3 तलाक खत्म ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following high courts had jurisdiction over more than one state or union territory? इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे। दिमाग लगाइए। यूटीज को कुछ राइट दिया गया है
जिसमें सॉरी यूटीज जिन राज्यों के अगल बगल हैं, तो उनमें यूटीज में हाई कोर्ट, यूटीज में सिर्फ एक दिल्ली है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, यूनियन टेरिटरी, और अब जम्मू कश्मीर भी हो गया है। तो ये दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना इंडिविजुअल हाई कोर्ट है, बाकी सब किसी न किसी के ज्यूरिसडिक्शन में। तो इसका आंसर है बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ बाबरी मॉस्क राम जन्मभूमि केस बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट? बताइए इस क्वेश्चन को। ये जमीन से जुड़ा मामला है, और जमीन से जुड़े जो भी मामले होते हैं कि मालिकाना हक किसका होगा, इसका है टाइटल सूट। रिट पिटीशन अभी आपको बताए थे अंडर आर्टिकल 32 है। क्लेम फॉर कंपनसेशन, कोई चीज नुकसान हो गई। जुडिशियल रिव्यू पिटीशन कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मामले में जाता है, तो बचता है टाइटल सूट। राम मंदिर की जो जमीन ली गई है उसमें भी क्लेम आ गया था कि कुछ लाख की जमीन 12 करोड़ में खरीदी गई है। खैर वो राजनीतिक मुद्दे हैं। हाई कोर्ट जजेज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू, अब बताइए कौन अपॉइंट किया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच अथॉरिटी अपॉइंटेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, दैट अथॉरिटी ओनली एक्सेप्ट द रिजिग्नेशन एप्लीकेशन। The mobile court in India is the brainchild of, मुझे तो पता है इसका आंसर, आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं। और इसी पे डॉक्टर एपीजे कलाम मेवात में, हरियाणा में मेवात डिस्ट्रिक्ट है, पहला बनाया गया था मोबाइल कोर्ट। पूरी कोर्ट एक बस के अंदर सेटल्ड की जाती है, कोई रिटायर्ड जज या प्रेजेंट जज इसको हेड करते हैं, और निगोसिएशन के बेस पे सिविल अथॉरिटी होती है इनके पास, कुछ छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस को भी सुन लेते हैं। इसको जस्टिस ऑन व्हील्स भी कहा गया है, लिख लीजिएगा। जस्टिस ऑन व्हील्स, पहियों पे न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में गवर्नर या जो भी होगा उस टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि ऐप बस आने ही वाला है। आप लोगों को एग्जाम के पहले डेफिनेटली आपको ऐप मिल जाएगा, चाहे 15 दिन के लिए मिले, प्रॉमिस है आपसे, जरूर उसके कोर्स को आप ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही सस्ते प्राइसेस में, इवन यू कांट इमेजिन। और सबसे तेज आपकी प्रिपरेशन होगी। अगर 20 दिन पहले ऐप लॉन्च होता है तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 5 to 6 आवर की डेली क्लास आपको दी जाएगी। 100 to 120 आवर का पूरा रिवीजन कोर्स होगा। प्रश्नों की बौछार 100% मिलेगा। क्वेश्चन अगर कुछ भी है तो ट्रिनिटी के टेलीग्राम चैनल पे आप आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आपको किसी भी विषय से संबंधित हो, जो भी मटेरियल चाहिए वो आप तक पहुंच जाएगा।